हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 कर लिया है एंड आज हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। हमने स्टार्ट कर दिया था पार्ट 2 में, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सेल वॉल पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले एंड लाइक करें, शेयर करें। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगी आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट 3, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल से। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल किसमें पाई जाती है? तो सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, उसमें नहीं होता है, बट ये किसमें होता है, फंजाई में होता है एंड प्लांट्स में होता है। अब सेल वॉल होती कैसे? तो रिजिड होती है, मींस कि मजबूत कठोर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो ये क्या होती है, रिजिड होती है एंड ये कैसी कवरिंग होती है, नॉन लिविंग होती है। ये नॉन लिविंग कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड, नॉन लिविंग कवरिंग अराउंड द मेम्ब्रेन। जैसे कि ये हमारे पास सेल है एंड ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। तो ये क्या है हमारे पास, सेल वॉल, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पीएम। तो ये कैसी होती है, आउटर कवरिंग होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटर कवरिंग होती है, रिजिड होती है। अब बाहर है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या सपोर्ट करेगी, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फंक्शन, इसका काम जो क्या होता है, शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, मींस कि एक सेल को दूसरे सेल के इंटरेक्शन में हेल्प करती है। एंड देन ये किस में हेल्प करती है, तो ये मेन काम इसका जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है एंड ये अनडिजायरेबल जो चीजें होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनकी एंट्री ये बंद करके रखती है। तो ये क्या होती है, आउटर कवरिंग, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग। देन ये कैसी होती है, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। जो सेल्यूलोज होता है ये आपसे पूछते हैं ये किसका पॉलीमर है, तो ये किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ बीटा गैलेक्टोज, जो कि आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो सेल्यूलोज होता है वो किसका पॉलीमर होता है, बीटा गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो प्लांट्स में एंड फंजाई में। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर है, नाग का। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट साथ में बनाइए। देन जो फंजाई की सेल वॉल होती है, फंजाई सेल वॉल वो किससे बनी होती है, इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ नाग। देन हमारे पास आता है कि जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो जो इसका फंक्शन है, एक एल्गी की सेल वॉल देख लेते हैं कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है। जो एल्गी है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नेंस और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट,
तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होती है, एल्गी की सेल वॉल बनी होती है। फंक्शन क्या होता है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी कैसे बनी होती है, तो सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से एंड प्रोटीन्स एंड पैक्टिन्स। लिख देती हूँ मैं, हायर प्लांट्स तो किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन्स एंड पैक्टिन्स। तो ये जो है ये सेल वॉल किससे बनी होती है, ये है, इन्हें लिख लीजिए, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास कि जो सेल वॉल होती है, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, उनमें जो पहली सेल बनती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है एंड वो क्या करती है, ग्रोथ शो करती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो मतलब जो सेल वॉल होती है वो छोटी होती जाती है। जैसे जैसे मेच्योर होते हैं वैसे प्लांट्स, वैसे उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, छोटी हो जाती है एंड सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। जैसे कि ये प्लांट की सेल वॉल है एंड ये कैसी है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है यानी इलास्टिक होती है। तो ये क्या शो करती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ शो करती है, ग्रोथ। और जैसे जैसे ये मेच्योर होगी, ये बड़ी होगी, जैसे प्लांट्स बढ़ते हैं तो ये क्या करती है, ये छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है और एक न्यू सेल वॉल बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। और वो किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या बनती है, उसके साइड में बनती है, अंदर की साइड बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये हमारे पास कैसी है, ये सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो इन यंग प्लांट्स प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म, बनती है, किस कैसे होती है, केपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ग्रोथ करती है एंड जैसे जैसे मैच्योर होती है, एज इट मैच्योर्स ये क्या होती है, छोटी हो जाती है, इट डिमिनिशेस, डिमिनिशेस एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। और क्या होती है, सेकेंडरी, ये 2 की पावर डिग्री, इट मींस सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो यंग प्लांट्स होते हैं उसमें कैसी होती है, पहले क्या बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल क्या करती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, ग्रोथ करती है, देन क्या होती है, जैसे मैच्योर होती है, छोटी हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो ये हमारे पास है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन मिडिल लैमेला क्या होता है, तो दो सेल को जोड़ने के लिए जो कनेक्शंस होते हैं, मिडिल लैमेला क्या होते हैं, जैसे ये मेरे पास 2 सेल हैं, इन जो 2 सेल हैं इनको जोड़ने का, इनको जो सीमेंटिंग मटेरियल यानी जोड़ने का काम कौन करता है, ये जैसे आपस में जुड़े हुए हैं तो ये कौन करता है, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला इनको जोड़ने का काम करता है। मिडिल लैमेला बना किससे होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखना मिडिल लैमेला क्या होता है, 2 सेल को जोड़ने के लिए, दो जो नेबरिंग सेल होते हैं, जो आपस में जो सेल होते हैं उनको क्या करना है, जोड़ने के लिए कनेक्शन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेला। किससे बना होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। देन इसके बीच में क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा।
ये क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं बिटवीन टू सेल्स। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन अब हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन यानी सेल वॉल जो होती है वो काम क्या करती है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, शेप प्रोवाइड करती है एंड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग है तो फिर उसका काम क्या होगा, सपोर्ट में होगा। मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड जो इसका मेन काम क्या होता है, तो ये क्या होता है, बैरियर होता है किसके, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मींस जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उनकी एंट्री को क्या करती है, ये बंद कर देती है। तो एक्ट एज बैरियर फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए या अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स जो नहीं जरूरत है उनके लिए क्या होता है, उनकी एंट्री बंद कर देती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया कि सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होती है। देन इसमें क्या होता है, जो ये किससे बनी होती है, तो एल्गी की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, गैलेक्टन से बनी होती है, मैनन से, और एक मिनरल होता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देन जो प्लांट्स की जो हायर प्लांट्स है उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, हेमीसेलुलोज से बनी होती है, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। फिर हमसे पूछते हैं कि जो इनर जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पहली जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल बनती है। फिर प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, मैच्योर करती है, छोटी हो जाती है। फिर बनती है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे बनती है। एंड फिर आता है हमारे पास किन का फंक्शन क्या, मिडिल लैमेला क्या होता है, तो मिडिल लैमेला क्या होता है, दो जो सेल होते हैं, जो दो नेबरिंग सेल होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करते हैं, यानी जोड़ के रखते हैं। और वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन हमने पढ़ा इनका फंक्शन, यानी सेल वॉल जो होता है वो काम क्या करता है, तो वो शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसका जो मेन काम है वो क्या होता है, बैरियर फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनकी एंट्री को बंद कर देता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये वो सिस्टम होते हैं जिनका जो फंक्शन होता है वो आपस में कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। मींस कि वो आपस में जो है वो मिलजुल कर अपना काम करते हैं। जैसे हमारे पास इसमें जो आते हैं चार आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इनका जो फंक्शन होता है आपस में कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। एंड जो अपना फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड ना करें, जो अलग से काम करते हैं, जो स्पेशल काम करते हैं, उन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं मानते हैं। तो वो कौन से हो गए हमारे पास, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम हो गए। तो हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो 4 ऑर्गेनेलीज हैं वो पूछते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेलीज जो होती है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है। तो आपने बोलना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ER भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, थर्ड कौन सी आती है हमारे पास, लाइसोसोम, एंड फोर्थ कौन सी आती है हमारे पास, वैक्यूल। तो ये जो चार आती हैं कैसी होती हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनके जो आपस में फंक्शंस हैं वो कैसे हैं, कोऑर्डिनेटेड। इसीलिए किसमें आते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। और कौन से नहीं आते हैं, तो एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपने याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए।
इसकी डेफिनेशन क्या आती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ membranous organelles having coordinated function, यानी कि जिनके पास कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है, जो मिलजुल के काम करते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एग्जांपल याद रखना, ईआर, गोल्जी बॉडी, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, और कौन से नहीं होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सोम। तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया एंड अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल वॉल जो थी उसके एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन था, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी वो हेल्प करते थे, तो याद रखना। एंड प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम अपना फर्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस कि ये छोटे छोटे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे पास ये हैं, ये हमारे पास टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। यानी क्या होते हैं? नेटवर्क टाइनी ट्यूबुलर structures scattered in the cytoplasm एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ER क्या करता है? डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में, इनर वाला ल्यूमिनल और बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और ये हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके पास क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मींस कि ये क्या है? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कोई राइबोसोम्स इस पे नहीं प्रेजेंट है, ये स्मूथ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ER होता है, ER डिवाइड्स द ER क्या करता है? इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, डिवाइड्स द intracellular space into two compartments। दो कंपार्टमेंट्स में, अंदर वाला ल्यूमिनल और बाहर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट ल्यूमिनल जो कि इनर साइड पे होता है, इनर साइड, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। देन आता है हमारे पास कि RER एंड SCR क्या होते हैं। तो RER क्या होते हैं? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस है उस पे क्या हो? राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे एंड ये किसमें भेजेंगे? गोल्जी में भेजेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो वो सरफेस कैसी हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ है तो फिर वो क्या बनाएगी? लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स बनाएगी एंड वो किसमें भेजेगी? वो भी गोल्जी में ही जाएगा। तो ये हमारे पास क्या करती है? तो फर्स्ट क्या होता है? RER। टू टाइप्स के होते हैं RER, जिसमें क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट
एंड इसका फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ही होते हैं, तो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंड फिर कहाँ इसको भेज देगी, गोल्जी बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ने नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड आता है SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो SCR होता है इसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए स्मूथ होता है। तो राइबोसोम्स एब्सेंट, एंड ये क्या होता है, मेजर साइट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। तो मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। एंड एनिमल्स में क्या करता है, यही क्या बनाता है, जो स्टेरॉइड्स लाइक हार्मोन्स होते हैं वो बनाते हैं। तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ लिया एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ लिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या था, उसके सरफेस पे कैसा था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, जैसे ये मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो इसके सरफेस पे अगर राइबोसोम्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे रफ, एंड अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बना रहे थे, प्रोटीन्स बना रहे थे, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, एंड जो SCR होता है लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली, गोल्जी बॉडी। इस ऑर्गेनेली का क्या नाम है, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज किसने करी थी, तो कैमिलो गोल्जी, और उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नामकरण किया था। तो कैमिलो गोल्जी। और इसकी खोज कब करी थी, तो 1898 में, ईयर याद रख लेना। तो गोल्जी एपरेटस की जो खोज है वो किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने कब करी थी, 1898 में। ये क्या होता है, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, यानी न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, ये डेंसली होते हैं, घने क्या होते हैं, स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि पैरेलली कंसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज होते हैं। डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स अराउंड न्यूक्लियस, जैसे कि ये कंसेंट्रिक की तरह, सिस्टर्ने कंसेंट्रिक की तरह होते हैं। इसमें दो फेज होते हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज। ये है हमारे पास सिस फेज एंड ये, और नीचे वाला क्या है हमारे पास, ट्रांस फेज। सिस फेज कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। सिस फेज कैसा होता है, कन्वेक्स, एंड जो ट्रांस होता है वो कनकेव। अब गोल्जी का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, मॉडिफिकेशंस करता है, पैकेजिंग करता है। मींस कि जो भी मटेरियल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन गए हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये क्या करेगा, ये उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा, एंड उसमें क्या करेगा, ग्लाइकोसाइलेशंस यानी कि उसमें शुगर ऐड करेगा, पैक करेगा, एंड उसको फिर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन में कैसे, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ इसका प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, हाईली कनेक्ट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल्स बनाता है, जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ये क्या करेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा, उस पर टैग लगाएगा, शुगर ऐड कर देगा,
तो अगर लिपिड पे शुगर ऐड हुआ तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। एंड अगर प्रोटीन्स पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर उनको पता चल जाएगा, ये क्या होता है, एक टैग हो जाता है, इससे पता चलता है कि अब इसको कहाँ जाना है, इस प्रोडक्ट को, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स ने, आप कौन से ऑर्गेनेली में जाना है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, उसने सेल में जाना है, न्यूक्लियस में जाना है, कहाँ जाना है, जिससे पता लग जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। ये हमारे पास गोल्जी का स्ट्रक्चर है, कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह पैरेलली अरेंज होते हैं, जिसमें सिस फेस होता है, जिसमें क्या होते हैं, चीजें एंटर करती हैं, जो ट्रांस फेस है वहां पे से एग्जिट होते हैं मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, दे आर फ्लैट डिस्क शेप्ड कंसेंट्रिक डिस्क शेप्ड क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने, जो कि सिस्टर्ने ये क्या होते हैं, कंसेंट्रिक अरेंज होते हैं, मींस कि ये हाफ सर्कुलर में होते हैं, कंसेंट्रिक अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलली। देन आता है हमारे पास कि इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, तो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ये क्या होते हैं, दे आर फ्लैट डिस्क शेप्ड कंसेंट्रिक डिस्क शेप्ड क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने, जो कि सिस्टर्ने ये क्या होते हैं, कंसेंट्रिक अरेंज होते हैं, मींस कि ये हाफ सर्कुलर में होते हैं, कंसेंट्रिक अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलली। तो जो सिस्टर्ने होता है इसकी जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है सिस्टर्ने का, जो कि फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन गोल्जी क्या करती है, मटेरियल्स को कैसे पैक करती है, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करती है। एंड जो फेस जो होता है, जो ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो फ्यूज होता है उसे बोलते हैं सिस फेस, और जो दूर होता है उसे बोलते हैं ट्रांस फेस। देन ये क्या करती है, इसका ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये क्या करती है, मटेरियल्स पैक करती है, मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्म में मटेरियल्स को पैक करती है। नोट डाउन कर लीजिए। देन फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, और आउटसाइड द मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल। मींस कि या तो ये सेल के जो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करेगी या सेल के बाहर भी कर सकती है, आउटसाइड द सेल। ये लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर। तो ये क्या बनाती है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, हेल्प्स इन लाइसोसोम फॉर्मेशन किसके साथ मिलकर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम along with ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर लाइसोसोम जो है ऑर्गेनेली है उसको भी क्या करती है, उसकी फॉर्मेशन करती है, उसको बनाने में हेल्प करती है। गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया कि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने कब करी थी, 1898 में। देन ये क्या होता है, ये स्टेन्ड जो होते हैं, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लैट डिस्क शेप क्या होते हैं,
सिस्टर्ने होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, मटेरियल्स को पैकेजिंग में, उसकी मॉडिफिकेशंस में हेल्प करते हैं। ये मटेरियल्स को कैसे पैक करते हैं, तो जो इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होते हैं, फ्यूज करते हैं, ईआर से फ्यूज होगा सिस फॉर्म से, और ईआर से अवे मूव कैसे करेगा, तो ट्रांसफॉर्म से मूव करेगा। इसके दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। देन हमारे पास आता है कि जो गोल्जी बॉडी, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ग्लाइकोसाइलेशन करता है, मींस कि ये एड्रेस प्रोवाइड करता है मटेरियल्स को, उनका एड्रेस देता है कि ये कौन से एड्रेस पे जाके डिस्पैच होगा, कहाँ जाएगा, एंड लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली, जिसे बोलते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम ये क्या होती है, भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। लाइसोसोम क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, ये जब गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग होती है उस टाइम पे ये बनते हैं। तो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स formed by packaging in the Golgi apparatus। यानी गोल्जी अपरेटस में क्या करते हैं, पैकेजिंग के दौरान बनते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। देन इसमें क्या होता है, इसके पास हर टाइप की जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हर टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया हाइड्रोलिसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, इस तरह के प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। देन ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सारे टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके पास, जैसे कि एग्जांपल्स क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, लाइसोसोम्स के पास पाया जाता है, नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। देन आता है हमारे पास कि जो लाइसोसोम होता है, इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो किस पीएच पे एक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ये क्या होता है, एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है लाइसोसोम के बारे में। देन आता है हमारे पास कि लाइसोसोम जो होता है इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, तो लाइसोसोम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो उस टाइम क्या होते हैं, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन्स होती हैं ये टूट जाती हैं। मेम्ब्रेन टूट जाती है तो उसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं तो फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन जब टूट जाती हैं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं एंड वो सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को खा लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोलिसिस यानी सेल्फ डाइजेशन। तो जो सेल जो होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है उसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को ही खा लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। तो कब होता है ये, जब सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है या बहुत ज्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि वो ठीक नहीं होता है, तो क्या करता है, उसके जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन्स जो होती है वो टूट जाती है। फिर लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को खा लेते हैं, जिससे सेल की जो डेथ हो जाती है। तो ये क्या होता है, सेल्फ डाइजेशन हो जाता है यानी ऑटोलिसिस हो जाता है। तो सेल्फ डाइजेशन और ऑटोलिसिस अकर्स, क्योंकि जो इसमें लाइपेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये जैसे लाइपेज होते हैं फैट्स को तोड़ देते हैं, हाइड्रोलिसिस जो तो वाटर को तोड़ देते हैं,
तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको ब्रेक कर लेते हैं, जितने भी होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा लाइसोसोम जो है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो लाइसोसोम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग के टाइम में बनता है। फिर इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये जो होते हैं इसके पास सेल्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मींस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो उस टाइम पे ये वो क्या करते हैं, सेल को मार देते हैं, जिससे जो होते हैं वो जो एंजाइम्स हैं वो दूसरे को, जो सेल होते हैं वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देन आता है हमारे पास वैक्यूल्स की वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो कि कहाँ जाते पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा चीजें जो होता है वो स्टोर करके रखता है, यानी कि वाटर हो गया, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो गए, तो ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, एंड ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, they are membrane bound space। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जो वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वाटर होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो इट स्टोर्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, देन इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इट इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो इट इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, विच ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द सेल। नोट डाउन कर लीजिए। प्लांट्स में क्या करता है, जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करता है, 90% ऑफ द सेल जो होता है उसको, उसका वॉल्यूम बना के रखता है। तो इन प्लांट्स इट ऑक्यूपाई 90% of the cell, 90% of the volume of the cell। तो ये क्या करता है, 90% जो होता है वो वॉल्यूम होता है सेल में, यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है वैक्यूल की वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि concentration of vacuole is greater than concentration of cytoplasm। जो कंसंट्रेशन होती है वैक्यूल की वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। देन जो टोनोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, तो टोनोप्लास्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का। जो वैक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए जो चीजें यूजफुल नहीं होती इनको स्टोर करके रखता है, लेकिन जो टोनोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का, एंड वो क्या करता है, तो टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट्स आयंस फ्रॉम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन।
तो इसमें क्या होगा, एटीपी को यूज करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट तो करता है लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अमीबा में क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें, जैसे एग्जांपल है प्रोटिस्टा, उसमें क्या होता है, जो फूड वैक्यूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, यानी जो फूड पार्टिकल्स है उनको एंगल्फ कर लेते हैं, तो वहां क्या बन जाता है, फूड पार्टिकल्स। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि इन अमीबा में क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड इन मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, प्रोटिस्टा, तो उसमें क्या होते हैं, फूड जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय एंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। तो हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देन इसमें क्या होता है, तो इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो इससे बाउंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या करती है, ये आयंस का ट्रांसपोर्ट करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ यानी एनर्जी यूज करती है, पंप की तरह काम करती है। देन आता है हमारे पास कि जो वैक्यूल्स है स्टोर क्या करते हैं, तो ये वाटर, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना स्टोर कर देता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो प्लांट्स को जो जरूरत नहीं है उसको स्टोर करके रखती है, तो ये वैक्यूल्स हैं। एंड देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स किसमें होते हैं, अमीबा में। किसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन में। एंड जो हमारे पास कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स बनते हैं। एग्जाम इसको हाईलाइट कर लीजिए, फूड वैक्यूल्स बनते हैं जो कि फूड पार्टिकल से को एंगल्फ करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट और हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मींस यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एंड ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। इसमें क्या होते हैं, ये सेमी ऑटोनॉमस होती है, मींस कि इसके पास इसके खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। एंड ये कब विजिबल होगा, जब हम एक डाई से इसको स्टेन करते हैं जिसे बोलते हैं जैनस ग्रीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। साइज कैसा होता है, तो स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज। एंड क्लियरली विजिबल कब होगा, क्लियरली विजिबल व्हेन स्टेन्ड। कौन सी डाई से स्टेन करेंगे, जैनस ग्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कौन से डाई से स्टेन करते हैं, जैनस ग्रीन डाई से इसको स्टेन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये है हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देन आता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके पास क्या होता है, क्रिस्टी होता है। क्या होते हैं, क्रिस्टी। ये क्या है, इनर
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड इसके पास क्या होता है, क्रिस्टे होता है, इनफोल्डिंग्स होती हैं, एंड ये जो स्पेस बचता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन फिर जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होते हैं, मींस इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हैज इट्स ओन डीएनए, डीएनए होता है इसका, एंड आरएनए होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, प्रोटीन्स होते हैं इसके पास, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन्स होता है, एंड ये क्या बनाता है, फिर ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। तो एनर्जी जो बनती है वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके पास क्या होते हैं, इसके जो इनफोल्डिंग्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इसके पास मैट्रिक्स होता है, जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है। देन ये किस में हेल्प करता है, तो ये एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके पास आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके पास क्रिस्टे होता है, एंड देन इसके पास ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ है, पहले एक बार मैं उसको आपको साइज बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है लेंथ, एंड जो इसका साइज डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये अगर आपसे एनसीईआरटी में स्पेसिफिक डेटा पूछे तो आप इसे देख सकते हैं कि लेंथ कितना होता है एंड साइज कितना होता है। देन इसका जो लेंथ साइज जो होता है, शेप होता है, ये अलग अलग जो होता है सेल पे डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजी पे कि वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो नंबर, शेप एंड साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर वेरिएबल, वेरिएबल होते हैं, सॉसेस शेप्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सॉसेस शेप्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल। देन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था कैसे होते थे, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन क्या होते हैं, ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, मीन्स कि इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। देन इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम जो भी काम करते हैं, जो भी अपनी डेली लाइफ में काम करते हैं, जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी मैं पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिस प्रोसेस से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देन ये इसका और जो काम होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसके आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं
जिसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एक तो एनर्जी बना रहे हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो OMM outer mitochondrial membrane and IMM inner mitochondrial membrane have some specific enzymes, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। मींस की एनर्जी बनाने के लिए एंजाइम चाहिए ना, तो पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो सेल है, सेल की जो ताकत, जो एनर्जी है, वो कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। लेंथ देख लिया हमने, डायमीटर देख लिया इसका कितना होता है, सॉसेज सिलेंड्रिकल शेप का होता है। स्ट्रक्चर देख लिया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देख लिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देख लिया। मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स होते हैं। एंड ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो नोट डाउन कर लीजिए, मेन काम जो इसका वो रेस्पिरेशन में है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐसे ही काम कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, जो कि किस में करता है, प्लांट्स में करते हैं। क्लोरोप्लास्ट वहां पे क्या एनर्जी बनाता है, जैसे एनर्जी हमें जो ह्यूमंस होते हैं उसमें कौन बनाता है, एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैसा राइबोसोम होता है, तो 70s राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड ये डिवाइड कैसे करता है, तो फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स थ्रू फिजन। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या होते हैं, तो प्लास्टिड जो होते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। देन इसके पास क्या होते हैं, ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। देन इसमें क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इजिली ऑब्जर्व किए जाते हैं। हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजिली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप। देन 3 पार्ट्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंड ये क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब, ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एंड ये क्या करता है, ये लाइट को ट्रैप करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मींस कलर, मींस कि ये क्या करते हैं, इसके पास क्या होते हैं, कुछ कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गए एंड कैरोटीन हो गए, जो कि क्या करते हैं, रेड येलो कलर देते हैं जिसमें। देन आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है एंड ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन एक एक करके अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जैसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, इट
कंटेन, इसके पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सनलाइट को, ट्रैप्स सनलाइट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, देन इसमें क्या होता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन भी होती है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं ये, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके पास क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ग्रेना होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। देन इसके पास होते हैं ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक को हम बोलेंगे थैलेकॉइड और इनका जो ये स्टैक बन जाता है इसे बोलते हैं ग्रेना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। एक अकेले को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड एंड इसका ये जो फ्री होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ऐसे इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा। देन ये जो ग्रेना जो होता है, ये जो अटैच होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ग्रैनल लैमेले, क्या बोलते हैं, ग्रैनल लैमेले बोलते हैं। तो ग्रैनल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेना, एंड इसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रैनल लैमेले। तो हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या पढ़ा, ये कहाँ पाया जाता है, ये तो लीव्स जो होते हैं उसके मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, लीव्स के मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेना पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, एंड इसके पास होता है क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है लार्ज साइज का होता है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, बड़ा होता है। लेंथ कितनी है उसकी, 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, एंड 2 से 4 माइक्रोमीटर विड्थ होती है। एंड इसके ऊपर इसके पास क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये रहा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, 1 मिनट पहले हम प्लास्टिड की साइज देख लेते हैं। तो जो इसकी लेंथ होती है ये कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, एंड जो इसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट वो मेनली कौन से लीफ में पाए जाते हैं, तो मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, सॉरी, मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मेनली किस में पाए जाते हैं, तो लीव्स के मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। एंड शेप कैसी होती है, तो लेंस, they are lens shaped, ribbon shaped, oval, discoidal, अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, डिस्कॉइडल शेप्ड के पाए जाते हैं। पिगमेंट कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, उसमें क्या होता है, स्ट्रोमा होते हैं। एंड और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट। अब इसका जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, छोटा होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। तो राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट is
स्मॉलर देन कितना होता है क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम, तो 70s। साइटोप्लाज्मिक कितना होता है राइबोसोम, 80s। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। तो राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका राइबोसोम क्या होता है, छोटा होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से, क्योंकि ये 70 होता है वो 80 होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। एंड इसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। तो एक बार हम और देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है, सेमी ऑटोनॉमस, जैसे कि ये रहा आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर, देन ये रहा हमारे पास ग्रेना, एक को हम बोलते हैं थैलाकॉइड, ये है क्या है हमारे पास स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये आईसीएम यानी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। एंड देन आता है हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, ग्रेना, एक को बोलते हैं थैलाकॉइड जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रुप को बोलते हैं ग्रेना। इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ऐसे प्लांट्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसके टाइप है, प्लास्टिड के, क्यों, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं वो कलर एंड पिगमेंट्स जो है उसके बेस पे क्या है क्लासिफिकेशन होती है। देन हम सेकंड प्लास्टिड का टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। सेकंड क्या आता है हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, तो इनके पास क्या होता है, फैट कंटेनिंग कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर देने में हेल्प करते हैं। दे कंटेन फैट soluble carotenoids, पिगमेंट्स, ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कलर देने में हेल्प करते हैं। इट गिव्स कलर। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। ये क्या करते हैं, गिव्स कलर। कौन कौन से, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कलर देते हैं। जैसे कि जो टमाटो होता है उसका कलर जो होता है लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है। तो क्रोमो मीन्स ही होता है कलर, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसके पास फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। देन ये क्या करते हैं, कलर देते हैं। कलर कैसे, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ज़ैंथोफिल येलो कलर देता है, ऑरेंज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कलर्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। देन आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड प्लास्टिड का टाइप कौन सा आता है, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। थर्ड कौन सा आता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। दे आर कलरलेस plastids of varied shape, and size with stored nutrients.
मीन्स क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिसका क्या होता है, इसमें शेप साइज क्या होता है, वेरी करता है। ये इनके न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देन आते हैं इसके पास क्या होता है, इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, तो पहला होता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट मीन्स कि ये क्या स्टोर करेंगे, तो ये स्टार्च स्टोर करेंगे। जैसे पटेटो, पटेटो में क्या होता है, स्टार्च ही तो स्टोर होता है, तो स्टोर्स स्टार्च। स्टार्च जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। एग्जाम्पल पटेटो, पटेटो। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि इनका शेप साइज होता है, वेरी करता है कि इनके पास कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर करके रखा है। अमाइलोप्लास्ट होगा तो उसके पास क्या होगा, स्टार्च स्टोर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं नीट में, सीयूटी पीजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लेना। अमाइलो मीन्स होता है स्टार्च, तो ये स्टार्च स्टोर करते हैं। देन सेकेंड आता है हमारे पास इलायोप्लास्ट। सेकेंड क्या आता है, इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट मीन्स कि ये क्या करेंगे, ये ऑयल स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स को स्टोर करेंगे। तो इलायोप्लास्ट क्या होंगे, ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करेंगे। कैसे याद करना है, इलायो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओ आई ऐसे नजर आ रहा है, तो ओ आई यानी ऑयल से स्टार्ट होगा। मीन्स कि ऐसे थोड़ा आप देख सकते हैं लर्न करने की ट्रिक। थर्ड क्या आता है, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो मीन्स ही होता है प्रोटीन। इट मीन्स कि ये क्या स्टोर करेगा, तो इट स्टोर्स प्रोटीन, स्टोर्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। तो इलायोप्लास्ट क्या करते थे, ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करते थे, एंड एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, तो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट प्लास्टिड, जिसमें हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, बड़ा होता है एंड ये इजिली ऑब्जर्वेबल होता है माइक्रोस्कोप के अंडर। देन इसके पास क्या होता है, कुछ कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, कुछ जो कि क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इनके कौन से पिगमेंट्स होते हैं इनके पास उस बेस पे। तो एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। देन हमने पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो ये कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कलरफुल कलर देते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो हो गया। इसके पास क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गया, कैरोटीन हो गया। थर्ड हमने पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, तो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें नंबर, शेप, साइज वेरी करता है कि ये कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखते हैं। अमाइलोप्लास्ट है स्टार्च स्टोर होगा, एल्यूरोप्लास्ट है प्रोटीन स्टोर होगा, इलायोप्लास्ट है तो ऑयल्स एंड फैट स्टोर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम का, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। तो लिख लेते हैं, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मींस कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, किससे बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो जॉर्ज पैलेट ने। कब करी थी, 1953 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। ये साइंटिस्ट का क्या नाम है, किसने राइबोसोम्स की खोज करी थी,
तो जॉर्ज पैलेट ने करी थी। कब करी थी? तो 1953 में इसकी खोज करी थी। देन आता है हमारे पास कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनका जो राइबोसोम होते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास क्या होता है? उनके पास दो सब यूनिट्स होती हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के पास क्या होता है? दो सब यूनिट होती है, एक होता है 60s एंड एक होता है 40s एंड दोनों मिला के क्या बनाती है? तो ये बनाती है हमारे पास 80s। नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं इसके पास क्या होते हैं? दो सब यूनिट्स होती हैं। एक लार्ज सब यूनिट क्या होती है? 60s, स्मॉल क्या होती है? 40s एंड इनका जब इकट्ठा करते हैं तो कितना बनाते हैं? 80s। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स as two सब यूनिट्स। कौन कौन से? 60s एंड 40s। 60s कैसे होती है? तो लार्ज सब यूनिट होती है, बड़ी वाली लार्ज सब यूनिट एंड 40s स्मॉल। इकट्ठे टुगेदर दे फॉर्म 80s। तो इनको ऐड मत करना, मैंने आपको बोला था कि ये ऐड इनका सम नहीं होता है। मींस ये क्या होते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होते हैं जो कि एक डेंसिटी एंड साइज के ऊपर मेजर किया जाता है। तो इनको ऐसे नहीं कि इनका सम कर दो 60 + 40 100s हो जाएगा। ये इनको क्या होता है? इनको डेंसिटी एंड साइज होता है जो कि मेजर करते हैं। 60 पे डालेंगे, 60 एंड 40 को जो कंबाइन करके डालते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितने पे आके रुकती है? तो वो 80s पे आके रुकती है। तो ये इसलिए ये सम नहीं होता है। एस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट measure of density and size, density and size। फिर हमारे पास कंप्लीट राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? 60s इसकी लार्जर सब यूनिट होती है, जैसे ये बड़ी सब यूनिट है इसके साथ छोटी सब यूनिट जुड़ गई 60 40 एंड देन कंप्लीट क्या हो गई? एक बड़ी सब यूनिट बन जाती है जिसे बोलते हैं 80s। तो ये है हमारे पास राइबोसोम के बारे में, जो कि क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। किससे बने होते हैं? तो आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं 60s 40s, दो यूनिट्स होती हैं जिससे दो सब यूनिट्स जो कि टुगेदर क्या बनाती हैं? 80s बनाती हैं। एंड इसकी खोज किसने करी थी? तो जॉर्ज पैलेट ने। कब करी थी? 1953 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? साइटोस्केलेटन। थिन फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। मींस कि ये पतले धागेदार प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये हेल्प किस में करते हैं? तो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं एंड ये किस में हेल्प करते हैं? सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? दे आर thin filamentous proteinaceous structures found in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। पतले धागेदार क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस प्रोटीन से बने होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंड ये क्या करते हैं? तो दे प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर, मोटिलिटी एंड helps in maintenance of the cell। मेंटेनेंस, यहाँ शेप नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? सपोर्ट। सपोर्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप
ऑफ द सेल। तो ये क्या करते हैं, ये पतले प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं फिलामेंटस, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास है साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट आता है सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। तो आज हमने पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें उनके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े हमने। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होते हैं, जैसे लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। तो ये सारा हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो सीलिया, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगा। थैंक यू।